हाय गाइस। तो आज से हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लीनियर अलजेब्रा में सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस देखने के लिए लीनियर अलजेब्रा में है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में क्या क्या आता है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस की, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, और भी बहुत सारी मैट्रिक्स हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ट्रांसपोज, ऑर्थोगोनलिटीज, तो वो सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस में। उसके बाद में हम देखेंगे मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, फिर लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन मैट्रिक्स की सहायता से हम कैसे निकाल पाएंगे, वो हम देखेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। उसके बाद हम देखेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ कंडीशंस। कंसिस्टेंसी कंडीशंस क्या होती हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो जरूरी थोड़ी है कि वो सोल्यूशन रखे। तो सोल्यूशन कब रखेगी, कब सोल्यूशन यूनिक होगा, कब कोई दो तीन इक्वेशन होंगी वो सोल्यूशन नहीं रखेंगी, तो वो सब कुछ हम देखेंगे कंसिस्टेंसी कंडीशंस में, ठीक है। उसके बाद में एक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, फिर उससे ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी कैसे बताएंगे, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कैसे बताएंगे, तो वो सब हम देखेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स में, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कैले हैमिल्टन थ्योरम, उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में देखेंगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस आपके सिलेबस में नहीं है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो हम यहाँ पे केवल एफडीबीएस देखेंगे, जिसको हम कहते हैं एफडीबीएस, ठीक है। फिर लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, कि कोई वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट, दो तीन वेक्टर हैं, आपको दो तीन वेक्टर दे रखे हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। उसके बाद में बेसिस एंड डायमेंशन, की बेसिस कैसे निकालते हैं। कोई भी आपको वेक्टर स्पेस दे रखा होगा तो एग्जाम में पूछ लेगा कि इसका बेसिस क्या क्या होगा, इसका बेसिस ये वाला बेसिस है या नहीं है, इसमें से ये बेसिस है या नहीं है, उसकी डायमेंशन क्या है, तो ये सब चीज हम देखेंगे बेसिस एंड डायमेंशन में। उसके बाद में हम देखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन आना चाहिए, तो हम देखेंगे डेफिनेशन। फिर उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी देखेंगे कि मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। उसके बाद में देखेंगे रेंज स्पेस, नल स्पेस एंड नलिटी, रैंक और रैंक नलिटी थ्योरम। तो ये टोटल सिलेबस है लीनियर अलजेब्रा का, इससे एक्स्ट्रा कुछ आता नहीं है लीनियर अलजेब्रा में, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये सफिशियंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम मैट्रिक्स से। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है या ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप उनको रेक्टेंगुलर कोई आयताकार फॉर्म में अरेंज कर पा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A इज इक्वल टू A11 A12 डॉट 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 A1n, A21 A22 डॉट 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 A2n, AM1 AM2 डॉट 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 AMN। मैक्सिमम सभी को पता होगा कि मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं M क्रॉस N, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, पहली रो का पहला कॉलम, ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, तो ये एलिमेंट डिनोट करते हैं इससे, इसको ऐसे, है ना, ठीक है। दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, एम बी रो का पहला कॉलम, ठीक है। तो बेसिकली जो ये एम क्रॉस एन है उसको हम आर क्रॉस सी लिखते हैं, रो और कॉलम, ठीक है, रो इनटू कॉलम। और काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है याद रखने के लिए, ये रो इंटू कॉलम होता है या कॉलम इंटू रो होता है, तो बेस्ट तरीका है आपको याद रखने के लिए आर इंटू सी आप याद रख सकते हो, ठीक है।
और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, तो इसका साइज क्या होगा, एम क्रॉस एन साइज का होगा, जिसमें एम रो होंगी और एन कॉलम होंगे। रो कौन सी है, 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है, एम रो। ठीक है, इसमें कितना होगा, 1 कॉलम 2 कॉलम डॉट 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 एन कॉलम्स है। तो ये मैट्रिक्स का फॉर्म होता है, इसे मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो A इज इक्वल टू 5 4 3 7, ये कितना क्रॉस कितना का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, इसमें कितनी रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रोज है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 3 ही कॉलम है। तो ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स हो गया, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के, कि मैट्रिक्स कैसे कैसे टाइप की हो सकती है। मैट्रिक्स हो सकती है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या ज्यादा है और रो की संख्या कम है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। जैसे कॉलम की संख्या ज्यादा होनी चाहिए और रो की संख्या कम होनी चाहिए। मान लो 2 3 5 7 9 1 1 1 1 1 2 5 6 8 1 7 6 5 4 2। ठीक है, इसमें कॉलम्स की संख्या कितनी है, एक कॉलम, पूरा ये कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, 5 कॉलम्स हैं। रो कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो और 4 रो। ठीक है, तो कितने क्रॉस कितना का मैट्रिक्स हुआ, 4 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, ये क्या डिनोट करता है, कॉलम, और ये क्या डिनोट करता है, रो। कॉलम की संख्या ज्यादा है, रो की संख्या कम है। ठीक है, तो ये क्या होगी, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, है ना। तो अब हम वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा, सही, उसमें क्या होना चाहिए, रो की संख्या ज्यादा होनी चाहिए और कॉलम की संख्या कम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 4 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें रो की संख्या ज्यादा है, रो कितनी है, 4, तो रो, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्लियर है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। आप ऐसा कीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए जिसमें लिख लीजिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स और एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्योंकि अगर डेफिनेशन का कोई नेसेसरी नहीं है, आप जब एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये होता है। जब आप नोट्स रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे रो मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे नाम से स्पष्ट है कि रो मैट्रिक्स हो क्या सकता है, जिसमें केवल एक रो हो और कॉलम ज्यादा हो सकते हैं, जैसे 2 5 7 9 8। ठीक है, तो ये कितने क्रॉस कितने का है, इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं और रो कितनी है, एक रो है, तो 1 क्रॉस 5 का है। इसमें अगर किसी भी मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 है तो उसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और
कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अगर कॉलम की संख्या एक है तो वो कॉलम मैट्रिक्स, रो कितनी भी हो सकती है। तो इसमें रो कितनी है, 1 2 3 4 5, और कॉलम कितने हैं, 1। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो ये समझ में आ गया रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, अब देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल है तो उसे बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे अगर मान लो इसमें 3 ही तो रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर के फॉर्म में बन गया ना ये। अब रेक्टेंगुलर की जगह क्या रह गया, स्क्वायर रह गया, तो स्क्वायर के फॉर्म में बन गया ना। तो अब इसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर 3x3 है, 4x4 है, 5x5 है, 6x6 है, 2x2 है, 1x1 है, n×n है, तो वो मैट्रिक्स का सारी क्या कहलाएंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद में नल मैट्रिक्स क्या होती है, नल मैट्रिक्स होती है अगर मैट्रिक्स के अंदर की सारी एंट्रीज जीरो हैं तो उसे हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। जैसे मान लो 0 0, तो ये होगी अपनी नल मैट्रिक्स। कितने क्रॉस कितने की है, 4x4 की, ठीक है। जरूरी नहीं है इसका स्क्वायर होना, ये भी नल मैट्रिक्स है। ये कितने क्रॉस कितने की है, 3x2 की। इसको भी हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। इसको भी हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स, ठीक है। और ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले उसको क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स कभी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना नेसेसरी कंडीशन है। हमेशा याद रखना कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसमें डायगोनल के अलावा जो भी एंट्रीज हैं तो वो जीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ऑल अदर एंट्रीज अदर देन डायगोनल्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल हम 3x3 की एक मैट्रिक्स लेते हैं, 3x3 की एक मैट्रिक्स लेंगे, उसमें डायगोनल एंट्रीज कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो एंट्रीज हैं वो जीरो होती हैं। यहाँ पे अगर मान लो आपने ले लिया 5 4 3, ठीक है, 5 4 3, तो ये क्या हो गया, एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स दिख रहा है ना। ऐसे मैट्रिक्स ऐसे दिखेगा कुछ, 5 0 0 0 4 0 0 0 3, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि अब देखो इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो है, नॉन जीरो है, और सारी एंट्री जीरो है ना। हमें जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज है ना वो देखनी है। हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ पे जीरो है या नहीं है, डायगोनल पे क्या है क्या नहीं है। हमें देखना है कि डायगोनल के अलावा जो सारी एंट्रीज है वो जीरो होनी चाहिए। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे जीरो हो जाए, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। याद रखोगे हमेशा कि नल मैट्रिक्स भी क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ये कितने क्रॉस कितने की है, 3x3 की।
स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, m बराबर n होता है, ठीक है। रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल होती है, तो आप ये याद रखोगे। अब स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसकी डायगोनल जो एंट्रीज हैं, एलिमेंट हैं, वो सारे इक्वल हो। तो जैसे यहाँ पे ले लो k 0 0 0 k 0 0 0 k, ये 3x3 का स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, उसे डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और क्या होना पड़ेगा, डायगोनल मैट्रिक्स होने के साथ साथ उसके डायगोनल एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जीरो और ये बाकी सारी एंट्री 0 0 होगी तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, और ये वाली जो k है तो इस वजह से ये क्या हो गई, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये क्या है, अपना 3x3 का स्केलर मैट्रिक्स है, इसका स्केल क्या है, 2 स्केल है, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1 होती हैं, ठीक है। ये फोर क्रॉस फोर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें सारी एंट्रीज क्या है, 1 1 1 1 डायगोनल एंट्रीज, और बाकी सारी एंट्रीज क्या है, 0 0 0। तो ये क्या हो गया, अपना अपना हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, काफी लोग इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, और ये सब आपको ग्रुप थ्योरी में भी काम आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वगैरह जब मैट्रिक्स के लिए ग्रुप बनाओगे आप, तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढोगे और इनवर्स ढूंढोगे, तो ये सारी आइडेंटिटी वगैरह सब काम आने वाला है, ठीक है। तो अब आपको बताने वाले हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, ठीक है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो अगर मैट्रिक्स में अगर ट्राइंगुलर बन जाए, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है 4 3 2 1 4 3 2 0 1 2 3 0 0 1 5 0 0 0 3, है ना, ठीक है। तब इसमें क्या बन रहा है, ये बन रहा है ट्रायंगुलर, बन रहा है ना ऐसे, और नीचे वाली एंट्री 0 है, ठीक है। अगर ऊपर ट्रायंगुलर बने तो इसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर, और नीचे ट्रायंगुलर बने तो इसे बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर कब बनेगा, जब ऊपर वाली सारी एंट्रीज 0 हो और नीचे वाली एंट्रीज कुछ भी हो, 0 भी हो सकती है, नॉन 0 भी हो सकती है। जैसे मान लो ये हो गया 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 7, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, नीचे ट्रायंगुलर बन गया, ठीक है। ये सारी एंट्रीज क्या है, 0 है ना, ये वाली सारी एंट्रीज। तो ऊपर अगर 0 है तो ये बोलेंगे इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ऊपर नीचे की तरफ 0 बन रहा है तो उसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर,
ठीक है, ये अपर ट्रायंगुलर, ये लोअर ट्रायंगुलर। इसका डेफिनेशन भी होता है। अपर ट्रायंगुलर क्या होता है? अच्छा, मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? एआईजे फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के लिए हमेशा क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो m बराबर n होना पड़ेगा, n क्रॉस n ले लो। ठीक है, यदि i इज ग्रेटर देन j के लिए ए आई जे इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे के लिए ए आई जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कौन सा एंट्री था? A11 एंट्री था। ये कौन सा था? A12 एंट्री है। ये कौन सा है? A11 A12। ठीक है, तो और ये कौन सा एंट्री है? A21 आई जे। ठीक है, तो 1 1 ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के लिए ऑलवेज 0 होना पड़ेगा। तो i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए अगर ये 0 है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? A31, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1। ये कौन सा एंट्री है? A32, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये 0 होना पड़ेगा। ये कौन सा एंट्री है? ये है A32। ये कौन सा एंट्री है? A43। इसमें है ना, i की वैल्यू कितनी है? 3 और j की वैल्यू कितनी है? i की वैल्यू कितनी है? 4 और j की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये कितना हो गया? 4 इज ग्रेटर देन 3, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो ये सारी एंट्रीज अगर 0 है तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसमें अगर लोअर ट्रायंगुलर बताना है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उसके लिए हमें होगा ए आई जे एन क्रॉस एन फॉर ऑल आई इज लेस देन जे ए आई जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। अगर i इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन j के लिए ए आई जे इज इक्वल टू 0 है, तो उसे बोलेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देखेंगे दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? मान लो ये एक मैट्रिक्स A बराबर अपने पास है ए आई जे इज m क्रॉस n। ठीक है, B बराबर है हमारे पास B आई जे m क्रॉस n। इक्वल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनका साइज इक्वल होना चाहिए। अगर ये m क्रॉस n की है तो ये भी m क्रॉस n की होनी चाहिए। ठीक है, ये m क्रॉस n की है तो इसको भी m क्रॉस n का होना पड़ेगा। और सारी एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। मान लो इसमें A11 इसके B11 के बराबर होना चाहिए, A12 इसके B12 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सारी एंट्री सेम है और इसका साइज सेम है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? दोनों मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? A बराबर B होगा, A बराबर B होगा। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे कर सकते हैं हम? हमको अगर ऐड करना है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, ऐड करने के लिए सबसे पहले साइज सेम होना चाहिए। साइज कैसा होना चाहिए? अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है और ए का साइज है m क्रॉस n, ए का साइज है ये m क्रॉस n, तो बी का भी साइज क्या होना चाहिए? m क्रॉस n होना चाहिए। तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, मैं ले रहा हूं 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले रहा हूं, m बराबर ले रहा हूं मैं 3 और n बराबर ले रहा हूं 2। तो 3 क्रॉस 2 की A11 A12 A21 A22 A32
A31 A32 प्लस, ठीक है, इधर B वाला कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं, उसका भी साइज सेम ही होगा, B11 B12 B21 B22 B31 B32। तो इनका सम क्या होगा, पहला एलिमेंट ए का पहला एलिमेंट बी के पहली एलिमेंट के साथ ऐड होगा, ठीक है, क्या होगा A11 प्लस B11, फिर इधर क्या होगा A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A31 प्लस B31। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो अगर इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड हो जाते हैं तो ऐड कर देते हैं तो वो हमें क्या मिल जाता है, मैट्रिक्स का एडिशन मिल जाता है, ठीक है। तो कर पाओगे ना, मान लो अब आपका होमवर्क है A इज इक्वल टू है 3 5 7 9 8 3 2 5 4, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, B बराबर, तो A प्लस B क्या होगा, ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद में अब हम देखेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ये तो एडिशन हो गया, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर दोनों का साइज सेम हो, लेकिन अगर मान लो ए मैट्रिक्स है हमारे पास AIJ M क्रॉस N, ठीक है, M रो है N कॉलम्स हैं, ठीक है, तो B मैट्रिक्स अगर हमारे पास है BIJ, यदि इसमें N रो होंगी, ठीक है, इसके कॉलम अगर हमें A इंटू B करना है तो इसके रो और इसके कॉलम्स की संख्या इक्वल होनी चाहिए, N इंटू R, ठीक है, तभी हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये वेल डिफाइन है, अगर कोई मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई करना है, A डॉट B करना है, तो A के कॉलमों की संख्या और B के रो की संख्या इक्वल होनी चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम कैसे कर पाएंगे, मान लो मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। A कोई मैट्रिक्स है AIJ 3x2 की, और B कोई मैट्रिक्स है BIJ 2x2 की, ठीक है, 2x2 2x3 कुछ की भी ले सकते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो A बराबर हम लेके चलते हैं 3x2 की है, तो 5 7 9 3 2 1 1 2 4, सॉरी 3x2 है ना, 3x2 की, ये कितने की मैट्रिक्स है, 3x2 की मैट्रिक्स। B कोई मैट्रिक्स लेके चलो 2x2 की, 2 1 1 2, ठीक है, हमें A डॉट B करना है। ये भी ध्यान रखने की बात है, A डॉट B कर सकते हैं, इन दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन B डॉट A नहीं कर सकते, क्योंकि B डॉट A करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसके कॉलमों की संख्या और दूसरी वाली मैट्रिक्स है उसके रो की संख्या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलमों की संख्या, अब पहली वाली मैट्रिक्स क्या बन गई है, B बन गई है, तो पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलमों की संख्या कितनी है, 2 है ना, और रो की संख्या कितनी है, 3,
ठीक है। दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो की संख्या कितनी है, 3, तो 3 और 2 के बराबर नहीं है, तो ये हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है ए डॉट बी अगर एग्जिस्ट करता है तो बी डॉट ए एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी क्या होगा, 5 7 3 2 1 2 इंटू 2 1 1 2। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें अब जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो कितने क्रॉस कितने की निकल के आएगी, पहले वाले की रो है ना। अगर ए डॉट बी निकल के आएगी तो वो आएगी Cij m क्रॉस r। ये वाला जो बीच में n है ना, ये चला जाता है और इसका रो की संख्या और इसके कॉलमों की संख्या रिमेनिंग रह जाती है, m क्रॉस r की आएगी। तो इसमें कितने क्रॉस कितने की आनी चाहिए, 3 क्रॉस 2 की। ये इसकी रो की संख्या और इसके कॉलमों की संख्या 3 क्रॉस 2 की आनी चाहिए। तो हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे, 3 क्रॉस 2 की आएगी अपने पास, ठीक है। तो पहला जो एलिमेंट आएगा इसमें, ठीक है, इसकी पहली रो, पहली वाले की रो और इस वाले का कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 7 इंटू 1, ठीक है। तो कितना हो गया, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1 बराबर 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17। तो पहला एलिमेंट यहाँ पे कितना आ गया, 17, ठीक है। दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा, इस रो को रिमेन रखेंगे, अब इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 बराबर 14 प्लस 5 कितना हो गया, 19। तो यहाँ पे कितना आ गया, 19, ठीक है। अब ये वाला रो का काम हो गया, अब दूसरी वाली रो से लेते हैं, ठीक है। दूसरी वाली रो और पहले वाला कॉलम मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 कितना आया, 6 प्लस 2 बराबर 8। यहाँ पे कितना आ गया, 8। ये वाली रो ये वाला कॉलम, 3 इंटू 1 दूसरा वाला कॉलम ले रहे हैं हम, और 2 इंटू 2, 4 प्लस 3 बराबर 7, ठीक है। अब थर्ड वाली रो ले लेते हैं, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 बराबर 4, फिर 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 बराबर 4। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये बहुत आसान है क्योंकि उन्होंने पहले से ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पढ़ रखा होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए वो यहाँ से देख सकते हैं कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे एडिशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। आप कैसी भी मैट्रिक्स दे दो तो आप मल्टीप्लाई कर पाओगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है, और ट्रेस क्या होता है, ट्रेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, ठीक है। मान लो कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ए बराबर Aij m क्रॉस n दे रखा है, हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। सबसे पहले ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं a की पावर t, काफी जगह a की पावर डैश भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं a की पावर t, इसमें जो रो है वो कॉलम बन जाते हैं और कॉलम है वो रो बन जाती हैं। जैसे a बराबर 3 5 7 2, जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, m क्रॉस n है तो कैसा भी मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। 7 9, ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 का है, मैंने स्क्वायर ले लिया है, पर जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो अब इसमें जो ये रो है वो कॉलम बन जाएगा, पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देंगे, तो वो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो a डैश या a ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है।
अच्छा, ए ट्रांसपोज का साइज क्या होगा? यदि ए एम क्रॉस एन का है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? एन क्रॉस एम का। ये चेंज हो जाते हैं, इसका साइज होगा कुछ भी अब यहाँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 3 क्रॉस 3 का ही रहेगा। तो ये वाला जो पहला रो है वो कॉलम बन जाएगा 3, 5, 7। ठीक है, ये वाले कॉलम को लेके हमने रो के फॉर्म में लिख दिया। दूसरे वाले कॉलम को लेके फिर रो के फॉर्म में, दूसरे वाले रो को फिर कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे 2, 7, 9, 2, 7, 9। तीसरे वाली रो को फिर कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे 2, 5, 9। तो ये 3 क्रॉस 3 का हमारे पास इसका ट्रांसपोज निकल के आ गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए बराबर आपको फाइंड करना है ए ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ट्रेस क्या होता है। एक मैट्रिक्स के ट्रेस कैसे निकालते हैं? तो ट्रेस होता है, सबसे पहले ट्रेस होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स नेसेसरी है कि अगर हमें देखना है कि इसका ट्रेस क्या होगा तो पहले देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। और ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, मान लो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल पे जो भी एंट्रीज है उनका एडिशन कर दिया जाएगा तो उसे हमें बोलेंगे ट्रेस। ठीक है, मान लो ए बराबर है ए आई जे एन क्रॉस एन, तो हम अगर इसको ऐड कर देंगे तो ट्रेस क्या होगा? ट्रेस क्या होगा? ट्रेस इज इक्वल टू होगा आई इज इक्वल टू 1 to n। सारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनका सम। डायगोनल एंट्रीज क्या होती है? A11, A1, A22, A33। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का हमें ट्रेस चाहिए तो डायगोनल एंट्रीज क्या होगी? सबसे पहले तो डायगोनल एंट्रीज देखते हैं और उनका सम कर देंगे। 5 + 2 + 1 बराबर 8। इसका ट्रेस क्या होगा? 8। ठीक है, तो आप ट्रेस निकाल पाओगे। अब देखते हैं हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? मान लो अब ट्रांसपोज आप निकालना सीख ही गए। ए ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज होता क्या है? ए ट्रांसपोज होता है अगर हम रो को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो वो ट्रांसपोज बन जाता है। अभी आपको बताया था अगर हम ए ट्रांसपोज निकालने के बाद ए ही मिल जाता है, जैसे मान लो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एग्जांपल ले रहा हूं, ए मैट्रिक्स है। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। ए ट्रांसपोज क्या आएगा? पहली वाली जो रो है उसको कॉलम बना देता हूं, 5, 3, 5, 3, 2। दूसरी वाली को 3, 2, 1। तीसरी वाली रो को फिर कॉलम बना दिया 2, 1, 7। ठीक है, अब देखो दोनों रो इक्वल है या नहीं है कैसे चेक करोगे? पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर है, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के बराबर है, ये वाला एलिमेंट, सारे एलिमेंट इक्वल है ना। तो ये वाला ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो रहा है।
तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपको वैसे देखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो डायगोनल पे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और लेकिन जो यहाँ पे एंट्री है वो सेम इधर की एंट्री के बराबर होना चाहिए, ये वाली एंट्री इस वाली एंट्री के इक्वल होना चाहिए, ये वाली एंट्री इस वाली एंट्री के इक्वल होना चाहिए, तो ऑलवेज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है यदि A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो आप कैसे देखोगे, A इज इक्वल टू, मान लो इसी में मैं इसको ही थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, 5 3 2 -3। ठीक है, और इधर ले लो 2 1 -2 -1 7। देन A ट्रांसपोज निकालो, इसका A ट्रांसपोज क्या होगा, 5 3 2 -3 2 1 -2 -1 और 7 A ट्रांसपोज है ना। अगर इसमें मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी? मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस ऑफ A ट्रांसपोज किया, तो क्या बन जाए, 5 3 2 -3 -2 1 -2 -1 -7। इसमें और सारी एंट्री सेम है, लेकिन डायगोनल वाली एंट्रीज पे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है डायगोनल वाली एंट्रीज पे, कि ये यहाँ पे माइनस की हो जा रही है, लेकिन यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज में ये पॉजिटिव एंट्रीज है और ये नेगेटिव हो गई। ठीक है, अगर मुझे स्क्यू सिमेट्रिक्स बनानी है, हर बार माइनस से ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, डायगोनल एंट्रीज कब हो सकती है दोनों ये इक्वल, जब यहाँ पे 0 0 0 हो। तो ऑलवेज याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, 0। अब हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मान लो A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है। ठीक है, यदि अगर हमें करना होगा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पहली प्रॉपर्टी इज इक्वल टू A। अगर मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालूंगा तो वो क्या आएगा, A आएगा। यदि इफ मैं निकालूंगा A प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी बनता है तो बीच में ऐसा यूज होता है कि A प्लस बी दे रखा है, उसका ट्रांसपोज यूज हो रहा है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि A प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, होल ट्रांसपोज क्या होगा, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज होता है, तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को। तीसरा प्रॉपर्टी होता है A डॉट बी का ट्रांसपोज। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका अगर कोई ट्रांसपोज निकाला जा रहा है तो वो क्या निकलेगा, ये याद रखना। ये ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट A ट्रांसपोज B प्लस B ट्रांसपोज हो गया, ये होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है, ये B इधर आ जाता है और A उधर चला जाता है, तो इसको कहते हैं B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है, मान लो स्केलर मल्टीप्लाई है K इंटू A का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो वो K ही रहेगा और A का ट्रांसपोज हो जाएगा। स्केलर मल्टीपल है तो वो सीधा सीधा K इंटू A ट्रांसपोज हो जाएगा। ये बहुत मतलब नेसेसरी प्रॉपर्टीज है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट क्या होता है किसी मैट्रिक्स का,
मान लो ए बराबर मैट्रिक्स दे रखी है हमें ए आई जे एन क्रॉस एम कुछ भी हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ठीक है। तो आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट से आप क्या समझते हो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर ए है तो ए कॉन्जुगेट क्या होता है, ए कॉन्जुगेट होता है, मान लो ए बराबर दे रखा है एक्स प्लस आई वाई, देन ए कॉन्जुगेट होगा एक्स माइनस आई वाई, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर रियल नंबर है तो कॉन्जुगेट क्या होगा, ए बराबर अगर मान लो एक्स है तो ए बराबर क्या हो जाएगा एक्स। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सॉरी कॉन्जुगेट क्या होगा, ए बराबर ए का बार इज इक्वल टू ए आई जे का होल बार एन क्रॉस एन। मान लो ए बराबर मैंने एक मैट्रिक्स लिया 5 प्लस 4i 3 प्लस 2i 2 7 प्लस 3i या 7 माइनस 3i। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट सबसे पहले 5 माइनस 4i 3 माइनस 2i 2 और 7 प्लस 3i। ये साइन चेंज हो जाता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक तो मैट्रिक्स दे रखा है ए आई जे, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना है मुझे, तो ए के बार का डैश, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश का बार, दोनों इक्वल होता है। पहले चाहे बार अप्लाई करो चाहे डैश अप्लाई करो, और इसको बोलते क्या है हम, ए की पावर थीटा। क्या होता है, ए की पावर थीटा। थीटा को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजुगेट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ट्रांसजुगेट, ठीक है। तो मान लो हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है ए बराबर ठीक है। अब हमें इसका ट्रांसजुगेट निकालना है। तो ट्रांसजुगेट निकालने के लिए हमें कैसे क्या क्या निकालना पड़ेगा, उसका पहले तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा, फिर कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, या पहले कॉन्जुगेट निकाल के उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो हम पहले इसका निकालते हैं, ये क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा 5 का कॉन्जुगेट क्या होगा 5, 3 प्लस 2i का कॉन्जुगेट क्या होगा 3 माइनस 2i, 3 का कॉन्जुगेट 3, 7 प्लस 2i का कॉन्जुगेट क्या होगा 7 माइनस 2i, 7 प्लस 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा 7 माइनस 3i, 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस के 3i, ठीक है। 2i का कॉन्जुगेट क्या हो गया माइनस के 2i, ठीक है। 5 प्लस 5i का कॉन्जुगेट 5 माइनस 5i, 0 का कॉन्जुगेट 0। तो ये तो हो गया कॉन्जुगेट, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम, ट्रांसपोज, और इसको क्या बोलेंगे ए थीटा, ट्रांसजुगेट। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, रो कॉलम बन जाते हैं, कॉलम रो बन जाती हैं। तो पहला वाला रो पहला कॉलम बन जाएगा, ये 5 3 माइनस 2i 3, उधर से 7 माइनस 2i, दूसरी वाली रो को कॉलम बनाएंगे 7 माइनस 3i माइनस की 3i माइनस की 2i 5 माइनस 5i और 0। तो हमारा ये तैयार है ए ट्रांसजुगेट, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे, ट्रांसपोज करोगे और कॉन्जुगेट करोगे, तो उसे बोलेंगे ट्रांसजुगेट, ठीक है। प्रॉपर्टीज
फॉर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के लिए क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? मान लो पहला प्रॉपर्टी ए का कॉन्जुगेट वो क्या हो जाएगा? ए के बराबर। अगर पहले कॉन्जुगेट निकाला, उस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स कॉन्जुगेट निकालने के बाद आ रही है उसका दोबारा कॉन्जुगेट निकाल दिया तो वो भी क्या आ जाएगा? ए के बराबर आ जाएगा। दूसरा, मान लो के इंटू ए का हमें निकालना है कॉन्जुगेट। अगर के रियल नंबर है तो ये आ जाएगा के इंटू ए ट्रांसुगेट। ठीक है। अगर के रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, इफ के रियल है ना, ठीक है। अब देखोगे a प्लस बी का कॉन्जुगेट क्या होगा? a कॉन्जुगेट प्लस b कॉन्जुगेट। ठीक है। ऐसे ही a डॉट b का कॉन्जुगेट क्या होगा? a कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट। ऐसा नहीं है कि इसका b कॉन्जुगेट a कॉन्जुगेट होगा ट्रांसपोज की तरह, इसका होगा ओनली a कॉन्जुगेट b कॉन्जुगेट। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज अगर हम देखें इसके लिए, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है ना, के लिए अगर प्रॉपर्टीज देखेंगे, सेम यही वाली प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है। पहली वाली प्रॉपर्टीज, अगर a थीटा का थीटा किया, क्या a आ जाएगा? a थीटा का थीटा, ये क्या होगा? a ट्रांसपोज के a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, क्या ये a आएगा? ऑब्वियसली इसको क्या बोलेंगे? a अगर मेरे पास दे रखा है तो ये इंटरचेंज हो सकते हैं ना, तो इंटरचेंज हो जाएंगे तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा? सीधा सीधा अंदर वाला एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये क्या होता है? ए, पहले ही देखा था हमने, तो ये अपने पास बन जाता है। उसके बाद में दूसरा प्रॉपर्टी क्या देखना है हमको? ये वाला के एक का बार का डैश, ये क्या होता है? और डैश लगाने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो के बार ए बार का डैश, और ये क्या हो जाता है? के बार ए थीटा। ठीक है। अगर मैं के इंटू ए का ट्रांसुगेट करता हूं तो वो क्या निकल के आएगा? के बार जो कॉन्जुगेट है के का इंटू ए थीटा, ए ट्रांसुगेट। ठीक है। उसके बाद में ए प्लस बी का ट्रांसुगेट इज इक्वल टू ए ट्रांसुगेट प्लस बी ट्रांसुगेट। उसके बाद में फोर्थ, ए डॉट बी का ट्रांसुगेट क्या होगा? बी ट्रांसुगेट ए ट्रांसुगेट। ओके। तो ये वाली सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। इन प्रॉपर्टीज को आप देख लेना कि सारी प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाए। सिमिलर प्रॉपर्टीज डैश के लिए हैं तो सेम रहती हैं, ट्रांसुगेट वाली प्रॉपर्टीज और डैश वाली प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, मतलब ट्रांसपोज। हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? अभी आपने पढ़ा ए ट्रांसुगेट कैसे निकालते हैं। इफ ए मैट्रिक्स अगर दे रखा है ए आई जे एन क्रॉस एन का, तो ए थीटा इज इक्वल टू ए। अगर ऐसा हो रहा है कि ए ट्रांसुगेट इज इक्वल टू ए हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है। अगर ए ट्रांसुगेट इज इक्वल टू ए हो जाएगा तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। मान लो ए बराबर हमको दे रखा है ये वाली मैट्रिक्स 5 3 प्लस 2i 3 प्लस 5i
3 माइनस 2i 3 2 प्लस i 3 माइनस 5i 2 माइनस i और 2। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, ए ट्रांजुगेट निकालेंगे। ए ट्रांजुगेट कैसे निकल के आएगा, पहले वाले का पहले हम क्या निकालेंगे, डैश, और जो रूम है उसको डायरेक्ट कॉलम में लिखता जाऊंगा। ठीक है, पहले वाले का कॉन्जुगेट निकालेंगे, इस वाली मैट्रिक्स, इसके लिए कॉन्जुगेट क्या क्या होगा, और इसको मैं सीधा कॉलम में लिखता जाऊंगा, तो सीधा सीधा अपना कॉन्जुगेट ट्रांजुगेट निकल के आ जाएगा। पहले वाले का डैश क्या है, 5 का कॉन्जुगेट क्या होता है, सॉरी 5 का कॉन्जुगेट क्या होता है, 5 का कॉन्जुगेट 5, तो 5। ठीक है, 3 प्लस 2i का कॉन्जुगेट 3 माइनस 2i, 3 प्लस 5i का कॉन्जुगेट क्या होता है, 3 माइनस 5i। ठीक है, 3 प्लस 2i का कॉन्जुगेट क्या होता है, ट्रांजुगेट क्या कॉन्जुगेट क्या होता है, 3 प्लस 2i, 3 का 3, 2 प्लस i का 2 माइनस i, 3 प्लस 5i का 3 माइनस 5i का 3 प्लस 5i, 2 माइनस i का 2 प्लस i और 2 का 2। तो ये देखोगे आप a बराबर a ट्रांजुगेट, a ट्रांजुगेट इज इक्वल टू a है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे यदि अगर मेरे पास a बराबर aij दे रखा है, तो aij इज इक्वल टू aji का कॉन्जुगेट। अगर ये वाली कंडीशन है तो इसको बोलेंगे हम हर्मिशियन। ठीक है, इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, a बराबर अगर दे रखा है aij n क्रॉस n, देन a ट्रांजुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ a ट्रांजुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ a होगा, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अब कैसे देखना है कि a ट्रांजुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ a, हाँ, तो एक मैट्रिक्स लेते हैं, a इज इक्वल टू 0 5 माइनस i माइनस 5 माइनस i और 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स लिया मैंने, देन a कॉन्जुगेट क्या होगा इसके लिए, 0 5 प्लस i माइनस 5 प्लस i 0। a कॉन्जुगेट का बार a ट्रांजुगेट क्या होगा, ट्रांजुगेट होगा 0 5 प्लस i माइनस 5 प्लस i और 0। ठीक है, अब ये माइनस ऑफ ए निकालूंगा तो क्या आएगा, ए दे रखा है, ये मैट्रिक्स माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 माइनस 5 प्लस i। ठीक है, ये किधर आएगा, 5 प्लस i, ये कितना आएगा 0। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना, सेम है सारे एलिमेंट, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गई, तो ये वाली मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगा, इफ ए बराबर अपने पास दे रखा है aij n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांजुगेट, यहाँ पे ट्रांसपोज है, यहाँ पे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए डॉट ए ट्रांजुगेट, तो इसको बोलेंगे हम यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ये यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया।
उसके बाद में आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इफ ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए स्क्वायर बराबर ए। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया और ए मैट्रिक्स वो सेल्फ मैट्रिक्स आ जाती है तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पे ए है, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाएगा तो उसे आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। इफ ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, then there exists a k greater than 0 such that a की पावर k is equal to 0 मैट्रिक्स। इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, these are important properties on matrices. First property is that if A is a symmetric matrix or skew symmetric matrix, then K into A is also symmetric and skew symmetric matrix. अगर मान लो A symmetric है तो K into A symmetric होगा, और K is skew symmetric matrix है then K of A skew symmetric matrix होगा। ठीक है, sum of two matrices skew symmetric matrices also skew symmetric और सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लो दो मैट्रिक्स दे रखी हैं ए एंड बी, तो उनका सम अगर वो सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होगा, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए एंड बी इज आल्सो सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। मान लो दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा यदि और केवल यदि a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। मान लो दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनका प्रोडक्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इफ वो कम्यूट करें। कम्यूट का मतलब क्या है? a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा। ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मान लो कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए डॉट ए ट्रांसपोज डॉट ए और ए डॉट ए ट्रांसपोज ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये सारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, बट ए माइनस ए ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये सारी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी होगी तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं a प्लस ए डैश क्या होगा, a डैश इंटू ए क्या होगा, a इंटू ए डैश क्या होगा, वो सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और a माइनस ए डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, मान लो अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम उसे यूनिकली सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। वो कैसे? A इज इक्वल टू ये फॉर्म में। ठीक है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स होगी, अभी देखा हमने A प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर मैं दो से डिवाइड करता हूं जब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बोल रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम
हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम में भी लिख सकते हैं। ये वाली मैट्रिक्स हर्मिशियन होगा और ये वाली मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन होगा। तो हम ए को किसी भी कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन आई ऑफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आई ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देन आई ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है तो आई ऑफ ए क्या होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। इंटरचेंज हो जाता है, आई इंटू ए ऑलवेज इंटरचेंज हो जाएगा। यदि हर्मिशियन को स्क्यू हर्मिशियन बना देगा और स्क्यू हर्मिशियन को हर्मिशियन बना देगा। ठीक है, इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देन ए प्लस बी ए माइनस बी आर हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, सम ऑफ टू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड डिफरेंस ऑफ टू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज आल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली फॉर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन देन ए डॉट बी इज हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। हमने ये पढ़ा था सिमेट्रिक के लिए, प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज आल्सो हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांजुगेट कॉमा ए ट्रांजुगेट डॉट ए डॉट ए ट्रांजुगेट आर हर्मिशियन बट ए माइनस ए ट्रांजुगेट इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अभी देखा हमने कि अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और ए डॉट ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक। ए ट्रांसपोज इनटू ए क्या होगा, सिमेट्रिक्स। लेकिन ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें भी हम सेम क्या है, इसमें चेंज कर दिया ट्रांजुगेट, ट्रांसपोज क्या चेंज किया, ट्रांजुगेट, और ट्रांजुगेट चेंज हो जाता है तो क्या हो जाता है, हर्मिशियन, और स्क्यू हर्मिशियन में चेंज हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए प्लस ए ट्रांजुगेट और ए ट्रांजुगेट डॉट ए इन और कॉमा ए डॉट ए ट्रांजुगेट आर हर्मिशियन मैट्रिक्स होंगे, बट ए माइनस ए ट्रांजुगेट क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिक्स देन ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स बट ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए क्या होगा, हर्मिशियन होगा, और ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनसे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो उनका सम पूछ लिया जाएगा, हर्मिशियन होगा या नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन दे देंगे। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज सारी याद है तो आप क्वेश्चन चुटकियों में कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये वाली सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। सो इसी के साथ आज का डिस्कशन एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और भी आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आप क्वेश्चन करते रहिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या, आप पहचानना सीख लीजिए कि हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी टाइप की हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। अभी और कुछ भी प्रॉपर्टीज कराऊंगा जो हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड होगी।